नमस्कार स्तंभ में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं मनन चंद्रा। कुछ समय पहले बिहार चुनाव के परिणाम घोषित किए गए और वो परिणाम कैसा रहा ये बात बताने की दोबारा ज़रूरत पड़ती नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लागू किया गया, यानी कि वोटर लिस्ट जो है उसको क्लीनिंग करने की जो एक प्रक्रिया है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको लागू किया गया बिहार में बिहार चुनाव से पहले। अच्छी बात है। जैसे कि अभी बंगाल में SIR चल रहा है, उत्तर प्रदेश में SIR चल रहा है, यानी कि कुल मिला के बिहार के बाद 12 राज्यों में SIR को लागू किया गया। अब इलेक्शन कमीशन के जब रोल की आती है तो तमाम जब आप विपक्षी पार्टी को सुनेंगे तो उनका ये एक बड़ा आरोप होता है चुनाव आयुक्त पे या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। ये काफ़ी बड़ा आरोप होता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर कर रही है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP। जब बिहार के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो बिहार के संदर्भ में कुछ ऐसा होता है कि यानी कि इलेक्शन कमीशन फेवर कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में इलेक्शन कमीशन का एक काफ़ी अहम और बड़ा रोल रहा, जिसके वजह से ये जो मैसिव वोटर टर्नआउट आपको देखने को मिला, काफ़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री जो एनडीए गठबंधन की, एनडीए अलायंस की जो आपको देखने को मिली बिहार में, माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उसमें चुनाव आयुक्त का एक अहम भूमिका और एक अहम रोल चुनाव आयुक्त ने अदा की है। देखिए, आज का विश्लेषण शुरुआत करने से पहले आज बिहार की जनता को और इस देश की जनता के सामने मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। सवाल ये है कि क्या हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के या क्या हम किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा के गुलाम हो सकते हैं? क्या हमारी जो एक नैतिकता है, हमारे अंदर जो एक इंसानियत है या हमारे अंदर जो एक ईश्वर का अंश बैठा हुआ है, क्या वो इस बात की इजाज़त देता है कि हम किसी के गुलाम बने? 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका है और काफ़ी संघर्ष के बाद हमें ये स्वतंत्रता और हमें ये आज़ादी मिली है। उसके बावजूद हमारे देश में जो स्थिति अभी बनी है कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के गुलाम बने फिरते हैं, किसी पर्टिकुलर विचारधारा के गुलाम बन जाते हैं, तो क्या देश में वास्तविकता में जो मेरे जैसे इंसान के मन में, आप जैसे इंसान के मन में ये सवाल तो रहता ही होगा कि क्या वास्तविकता में इस देश में वोट चोरी जैसा कोई मुद्दा है भी? क्या वास्तविक में वोट चोरी एक सच्चाई है, एक रियलिटी है, या फिर हटा दिया गया? जैसे कि लोकसभा की वोट तो मैंने डाली थी, लेकिन विधानसभा की वोट मैं डाल नहीं सकी क्योंकि मेरी वोट कट चुकी थी। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। इनको अदालत नहीं जाना है, इलेक्शन कमीशन में अपील नहीं करना है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और किसी ने प्रेजेंटेशन बना दिया उसको दिखाएंगे और फिर भाग जाएंगे। Vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed by us of 25 lakhs. That means 1 in 8 voters in Haryana are fake. विपक्ष के द्वारा एक क्रिएट किया गया नैरेटिव है कि वो बिहार में अगर चुनाव हार जाते हैं तो उसके बाद वो एक ऑप्शन तराशने लगते हैं कि इस वजह से चुनाव हार गए, वोट चोरी हो गया, बीजेपी वोट चोरी कर लिया, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग उसकी मदद कर रही है। इसी बात का आज हम आपके साथ मिलकर इस मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद ये मुद्दा आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि आप इस बात का निर्णय लीजिए। आप इस बात को अपने सोच और अपने विवेक से समझने की कोशिश करें कि क्या वास्तविकता में वोट मैनिपुलेशन, वोट चोरी या वोट खरीदारी या वोट चोरी में या चुनाव जीतने में चुनाव आयुक्त एक अपनी भूमिका निभा रहा है। एक बात हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव आयुक्त एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी भूमिका होती है कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी देश कहने का मतलब कि भारत देश में एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को कंडक्ट करने की एक भूमिका होती है। ठीक उसी के प्रकार आगे बढ़ते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, 10,000 उदाहरण देना चाहता हूँ। 10,000 उदाहरण की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में 31 अक्टूबर को यानी कि चुनाव के पहले चरण से 6 दिन पहले 1,25,000
10,000 महिलाओं के खाते में, यानी कि 1.25 लाख लगभग महिलाओं के खाते में सरकार के द्वारा महिला स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये वादा किया जाता है कि जब आप अगर रोजगार शुरुआत करेंगे या जब आप रोजगार करेंगे तो आपको आने वाले समय में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक सेकेंड फेज यानी कि दूसरे चरण के चुनाव से पहले, दूसरे चरण के मतदान से पहले 7 नवंबर को पैसा वितरण किया जाता है। अब मैं आपको आगे कुछ उदाहरण भी दूंगा कि जब किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरे पार्टी की सरकार ने जब तमाम ऐसी योजना लागू करने की कोशिश की चुनाव से ठीक कुछ समय पहले, 4 दिन 7 दिन की तो मैं बात भी नहीं करूंगा, जब दूसरे राज्य के संदर्भ में मैं बात करूंगा, जब मैं दूसरे राज्य के संदर्भ में जब मैं बात करूंगा तो वहाँ पे आपको एक टाइम गैप देखने को मिलेगा। मैं दर्शकों आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ या आपसे आग्रह करता हूँ कि आप उस टाइम गैप को और टाइम फ्रेम को कृपया करके नज़रअंदाज ना करें। तो यहाँ पे जो मैं डेट फ्रेम की बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ 31 अक्टूबर की, दूसरा मैं बात कर रहा हूँ 7 नवंबर की। 31 अक्टूबर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो पहले चरण के मतदान से 6 दिन पहले का ये तारीख है, और मैं जो दूसरे चरण की बात कर रहा हूँ वो 7 नवंबर की बात कर रहा हूँ, जो कि दूसरे चरण के मतदान से 4 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें 1,25,000 यानी कि 1.25 लाख महिलाओं के खाते में, और भी संख्या थोड़ा कम बेस हो सकता है, जो 10,000 रुपये दिए गए। बिहार जैसे राज्य में, जो कि गरीब राज्य है, जहाँ की 64% आबादी महीना का मात्र 10,000 रुपये, उससे भी कम महीने कमा पाती है, वैसे राज्य में जब आप इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाल देते हैं तो क्या लगता है कि यह एक लीगलाइज सिस्टम ऑफ ब्राइबरी, यानी कि कहने का मतलब कि कानूनी प्रक्रिया से ये घूस देने का क्या एक तरीका नहीं है? दर्शकों, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ देना चाहता हूँ कि आप अपने बुद्धि और विवेक लगाकर समझने का प्रयास करें कि 4 दिन पहले, 6 दिन पहले चुनाव के मतदान के किसी के खाते में 10,000 रुपये दे दिया जाए। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता 10,000 रुपये में अपना वोट बेच दे सकती है, मान ही नहीं सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। एक वादा किया जाए। अब तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि मैं जीविका दीदी को ये वोट दे दूंगा, ये नौकरी दे दूंगा, उनको ये नौकरी दे दूंगा, इतने लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इधर जन स्वराज के प्रशांत किशोर तमाम वादा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार के पास एक मशीनरी है, जो सरकार एक फिजिकल मनी शो कर सकती है किसी के खाते में, जो लोगों को दिख रहा है। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कई लोगों के द्वारा कही जा रही है, ये बातें लोग कर रहे हैं कि ये 10,000 रुपये जो एक लीगलाइज्ड ब्राइबरी है चुनाव से पहले और वोट मैनिपुलेशन करने में, इस 10,000 की और तमाम वादों की कि आने वाले 6 महीने में रोजगार शुरुआत करने पे आपको 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, ये एक अहम भूमिका निभाया वोट मैनिपुलेशन में। ये एक वादा दिखाया गया कि आपको तमाम ऐसे ऐसे और पैसे दिए जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग, यानी कि जो हमारे देश में चुनाव कंडक्ट करवाने वाली जो मशीनरी है, जिसको आप इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, चुनाव आयोग बोलते हैं, चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग बोलते हैं, उसके जो ऑफिसर होते हैं उनको चुनाव आयुक्त बोलते हैं। तो एक जो आदर्श आचार संहिता की बात कर ले, आचार संहिता की बात कर ले, जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, चुनाव को कंडक्ट कराने का जो एक मॉडल, एक कोड होता है, एक आचार संहिता या आदर्श आचार संहिता की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लागू होने के बाद आप तमाम ऐसे इस तरीके से योजना लागू करके आप पैसा नहीं बांट सकते। ये इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। और यहाँ पे मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के ज्ञानेश कुमार को मैं कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ कि जब आपने बिहार चुनाव में 6 अक्टूबर को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया बिहार में, उसके बाद तमाम ऐसे योजनाओं के द्वारा 10-10 हज़ार रुपये बिहार में महिलाओं के खाते में कैसे आ गए? क्या यहाँ पे चुनाव आयोग सो रही थी, या उसे जानकारी नहीं थी, या फिर जानकर भी अनसुना कर रही थी? और अगर कोई आरोप, ऐसे आरोप चुनाव आयोग पे लगाए जा रहे हैं
कि बिहार में एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाने में चुनाव आयोग की एक अहम भूमिका है। वो बी टीम के तरह काम कर रही थी बीजेपी की और जदयू की और जो भी तमाम एनडीए गठबंधन में जो घटक दल पार्टी थे। तो क्या ये झूठ है? 6 अक्टूबर को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, डेट याद करके रखें। दर्शकों, मैं आपसे बार बार ये विनती और आग्रह कर रहा हूँ कि जो डेट मैं बता रहा हूँ आप उस डेट को मार्क करें। 6 अक्टूबर को बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद 17 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को पैसे महिलाओं के खाते में डाले गए। 7 नवंबर को भी महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए, जिसमें ये जो डेट है 31 अक्टूबर, ये जो तारीख है ये पहले चरण के मतदान से 6 दिन पहले का तारीख है। और ये जो 7 नवंबर की तारीख जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ ये दूसरे चरण के मतदान से 4 दिन पहले की तारीख है, जिसमें महिलाओं के खाते में 1.25 लाख से ऊपर महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले गए। और इसे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक लीगलाइज्ड यानी कि कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनाव से पहले मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके लोगों के खाते में पैसे डाल के वोटर को इन्फ्लुएंस करने का एक नायाब तरीका माना जा सकता है। और इस पे इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कहती है बिहार जैसे राज्य में। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं जहां पे इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका निभाई, जो भूमिका उसे बिहार में भी निभानी चाहिए थी, हालांकि वो निभा नहीं पाए, ज्ञानेश कुमार नहीं निभा पाए। मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2004 की, तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ। जयललिता सरकार को किसानों को पैसे देने थे जिस पे चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया। मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2004 की, तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ। जयललिता सरकार को किसानों को पैसे देने थे जिस पे चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता के तहत, आदर्श आचार संहिता के तहत एवं आचार संहिता के तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देते हुए किसानों को पैसे देने से जयललिता सरकार को रोक दिया जाता है। मार्च 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, आप इस डेट को याद रखें। और ये जो योजना थी वो 1 साल पहले से लागू थी, उसके बावजूद चुनाव आयोग ने इस चीज़ का परमिशन नहीं दिया क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। वास्तविकता में इस चीज़ पे रोक लगाना भी चाहिए, जो चुनाव आयोग ने इस पे रोक लगाया। मैं इसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने तमिलनाडु में अपनी भूमिका तो बखूबी निभाई। लेकिन सवाल ये है कि जब बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निभाने की बात आती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता की बात आती है, आचार संहिता की बात आती है, तो चुनाव आयोग इस पे कुछ नहीं कहती है। 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर को महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले जाते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा होती है कि बीजेपी को बिहार में जिताने के लिए चुनाव आयोग की एक अहम भूमिका थी। चुनाव आयोग एक बी टीम के तरह काम कर रही थी। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ मार्च 2011। ये उदाहरण भी मैं तमिलनाडु का ही देना चाहता हूँ। डीएमके की सरकार थी, वो फ्री कलर टीवी का बंटवारा करना चाहती थी और ये स्कीम कई महीनों से चल रहा था, लेकिन इस पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हवाला देके चुनाव आयोग ने इस पे रोक लगा दिया। वास्तविकता में अच्छा काम किया, चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला दिया, ये स्कीम रुक गई। अच्छी बात है, रुकनी भी चाहिए, कानून यही कहती है। लेकिन सवाल ये है, जो कि ज्ञानेश कुमार से भी सवाल है, चुनाव आयोग से सवाल है कि यही प्रक्रिया और यही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में क्यों नहीं लागू हो पाई। वेरी रिसेंट एग्जाम्पल मार्च 2024 का मैं देना चाहता हूँ, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में 6 स्कीम के तहत 14,000 करोड़ लगभग रुपया खातों में ट्रांसफ़र करना था, लेकिन 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, ये आंध्र प्रदेश के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देकर चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दिया। तेलंगाना में जो बीआरएस पार्टी है वो 5,000 रुपये किसानों को प्रति एकड़ देना चाहती थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देकर इस पर भी रोक लगा दिया। सवाल दर्शकों, मैं आपके विवेक से और आगे बढ़ने से पहले मैं दोबारा आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आयोग का अगर तमिलनाडु में लागू हो सकता है, जयललिता सरकार पे लागू हो सकता है, आंध्र प्रदेश में लागू हो सकता है, तो फिर बिहार में जो चुनाव से 6 दिन पहले और 4 दिन पहले
जो दिया गया उस पर ये लागू क्यों नहीं हुआ। और उससे भी बड़ी बात कि जो बिहार का जो महिला स्वरोजगार स्कीम था, जिसके तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए, उसमें था कि आपको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना होगा, यानी कि आपको जीविका दीदी बनना पड़ेगा। ये शायद ये बिहार चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि जीविका दीदी को बिहार इलेक्शन में करीब 1,80,000 जीविका दीदी को बिहार चुनाव में वॉलंटियर बनाया गया। ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है कि जिनको 10,000 रुपये का आप लाभ दे रहे हैं, जो आपसे इन्फ्लुएंस है, जिसे आपने घूस देकर वोट खरीदने की प्रक्रिया में उनको ला दिया, अब उनको आप वॉलंटियर बना रहे हैं बिहार चुनाव में एक प्रकार से कि आप जाइए और जाके ये मैसेज पहुंचाइए कि 10,000 तो मैं मिल गया, अब बाकी लोगों को भी 10,000 मिलेगा। तो इस प्रकार से चुनाव आयोग पे और एनडीए पे ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने वोट मैनिपुलेशन का काम किया। ये 10,000 ही वोट मैनिपुलेशन का नाम दिया जा रहा है। दूसरा सवाल है डुप्लीकेट वोटर का। एक बीजेपी के वर्कर हैं नगेंद्र कुमार, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि वो बिहार में भी वोट दे रहे हैं और दिल्ली में भी वोट दे रहे हैं। दूसरा वोटर है अजीत झा, वो हरियाणा में भी वोटिंग कर रहे हैं, बिहार में भी वोटिंग कर रहे हैं, दिल्ली में भी वोटिंग कर रहे हैं, यानी कि तीनों जगह चुनाव में उन्होंने वोट डाला। और ऐसे डुप्लीकेट वोटर की जब हम बात करते हैं तो पब्लिकली कई सारे डेटा अवेलेबल हैं जो आपके स्क्रीन पर अभी स्क्रॉल हो रहे हैं, वो तमाम जिनका मैं नाम ले रहा था। और भी जो ऐसे डुप्लीकेट वोटर हैं इतने सारे हैं कि उनका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। तीसरा जो मुद्दा है वो है स्पेशल ट्रेन का जो मुद्दा है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। कपिल सिब्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेस वार्ता में भी इन बातों को साझा किया था कि बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन हरियाणा से स्पेशल ट्रेन चला रही है ताकि वहाँ से लोगों को बिहार लाया जा सके वोट डालने के लिए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा दर्शकों कि क्या अगर कोई पार्टी अगर किसी को कोई सुविधा मुहैया करा रही है कि आप आइए और वोट देने के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जा रही है तो इसमें क्या गलत है? बिल्कुल कोई गलत नहीं है। लेकिन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये जो मैं कानून की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने बिहाफ पे भी इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं और ज़रूर करना चाहिए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये कहा गया है, ये नियम है कि आप अपने खर्चे से किसी को एक गली से दूसरे गली भी नहीं भेज सकते। अगर आप खुद कैंडिडेट हैं या आपकी पार्टी लड़ रही है, आपके तमाम आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप एक गली से दूसरे गली जाने के लिए भी किसी तरह का फैसिलिटीज़ आप मुहैया नहीं करा सकते। और ये तो हरियाणा में स्पेशल ट्रेन चलाकर देश के राज्य के मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर कानून के परखच्चे उड़ाकर मखौल बनाकर इस तरीके से जो है सो वोटिंग टर्नआउट बढ़ाया जा रहा है, वोटिंग मैनिपुलेशन किया जा रहा है। लेकिन फिर भी चुनाव आयुक्त कभी कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला नहीं देती है और इसीलिए चुनाव आयोग पे यानी कि ज्ञानेश कुमार पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी का यानी कि एनडीए गठबंधन का बिहार में बी टीम बनकर उनका समर्थन कर रही थी। सौरभ भारद्वाज ने भी तमाम आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी ने भी आरोप लगाए हैं कि वोट चोरी हो रहा है और वोट चोरी छिपाने के लिए तमाम सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं दर्शकों, सीसीटीवी फुटेज की बात कर ले। सीसीटीवी फुटेज की बात कर ले कि आपने कुछ दिन पहले ज्ञानेश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर देखा होगा। उनमें उनसे पूछा गया कि ये जो सीसीटीवी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको चेंज किया गया वो क्यों चेंज किया गया, तो उस पर उन्होंने आरोप देना है कि मेरे माताओं बहनों की इज्जत का सवाल है। उस पर मैं आगे आऊँगा। उससे पहले मैं आपको एक एक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें एक कानून था आम लोगों के लिए। जैसे आप इस देश के नागरिक हैं, नेतागण भी ये बात अक्सर कहते फिरते हैं कि जनता इस देश की मालिक है, हम तो
प्रधान सेवक हैं प्रधानमंत्री के मोदी यानी कि पीएम मोदी के मुंह से भी आपने कई बार तमाम प्रधान सेवक वाली बात सुनी होगी, अच्छी बात है। तो अगर आपके देश में चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का महापर्व हो रहा है और आप इस देश के नागरिक हैं, आपको अगर लगता है कि चुनाव में कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चुनाव में कुछ धांधली हो रहा है, तो आप तमाम ऐसे सबूत की मांग रख सकते हैं जो इस कानून में था। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में ये बात था कि आप इलेक्शन पेपर्स मांग सकते हैं। इलेक्शन पेपर्स में इलेक्शन पेपर्स में जो इलेक्शन पेपर मांगने की बात कर रहा हूँ, आपको चंद फीस देकर चुनाव आयोग से इलेक्शन पेपर मांग सकते थे। कोई भी देश का आम नागरिक मांग सकता था द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के थ्रू, जिसे एक वकील हैं महमूद पराचा, उन्होंने दिसंबर 2024 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इलेक्शन पेपर्स की मांग रखी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये आदेश भी पारित कर दिया कि इनको सीसीटीवी फुटेज दिया जाए, यानी कि इलेक्शन पेपर्स सौंपा जाए फीस जमा कर। अब इलेक्शन पेपर्स में सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हो रखा था उस वक्त तक द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के अनुसार। लेकिन ठीक कुछ समय बाद बीजेपी जो है एक संशोधन करती है कानून में, यानी कि बीजेपी एक अमेंडमेंट करती है कानून में 93(2)A के तहत। ये अमेंडमेंट ये किया जाता है कि उसमें इलेक्शन पेपर्स में कौन कौन से सबूत, कौन कौन से प्रूफ शामिल किए जाएंगे, उसको डिफाइन करती है ये अमेंडमेंट। और बीजेपी यानी कि मोदी सरकार ने, यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने ये कानून में ये संशोधन किया। किसके सजेशन पे? चुनाव आयोग के सजेशन पे ये अमेंडमेंट किया गया मोदी सरकार के थ्रू 93(2)A, ये कानून बना करके जिसमें ये डिफाइन किया गया कि इलेक्शन पेपर्स में क्या क्या शामिल किए जाएंगे। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि इलेक्शन पेपर्स में पहले सीसीटीवी भी इंक्लूडेड था, यानी कि कोई भी देश का आम नागरिक चंद फीस जमा कर अगर उसे लगे कि चुनाव में किसी भी प्रकार का धांधली हुआ तो वो इलेक्शन पेपर की मांग कर सकता है चुनाव आयोग से, चंद फीस जमा कर सकता था ये कानून के तहत। लेकिन अब इस कानून के बाद जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने महमूद पराचा के केस अपील करने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इलेक्शन पेपर यानी कि सीसीटीवी फुटेज भी जिसमें शामिल था वो महमूद पराचा को सौंपा जाए। लेकिन 93(2)A कानून में बदलाव कर यानी कि संशोधन कर मोदी गवर्नमेंट ने इलेक्शन पेपर्स के रूल्स को डिफाइन कर दिया, यानी कि अब इलेक्शन पेपर्स में सीसीटीवी फुटेज शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे कुछ छुपाना चाहती है, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके विवेक पे छोड़ देना चाहता हूँ कि ये निर्णय आप लीजिए। मैं बस आपके सामने साक्ष्य, सबूत और प्रूफ रखना चाहता हूँ। ठीक जून 2025 में एक और कानून लाया गया। उस कानून के तहत अब सीसीटीवी फुटेज, पहले तो ये कानून में संशोधन कर दिया गया, यानी कि कानून में ये बदलाव कर दिया गया कि आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं सौंपा जाएगा, यानी कि इलेक्शन पेपर में अब सीसीटीवी फुटेज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद जून 2025 में एक और संशोधन करके एक और कानून लाया जाता है कि आपको अगर कोई कंप्लेन है तो 45 दिन के अंदर आप कंप्लेन फाइल कीजिए, अदरवाइज 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया जाएगा। जब हमारे महान ज्ञानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से ये प्रश्न पूछा गया कि सीसीटीवी फुटेज देने में क्या परेशानी है, तो उनका जस्टिफिकेशन था कि हमारे माताओं बहनों की इज्जत का सवाल है। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं हमारे ज्ञानी ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर
ज्ञानी ज्ञानेश कुमार को आपने सुना, उससे पहले एक और थे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम था राजीव कुमार। जब उनसे इस पे पूछा गया तो उनका ये जस्टिफिकेशन था कि सीसीटीवी फुटेज देखने में 3600 साल लग जाएंगे। कोई क्यों मांग रहा है, कोई देख के क्या करेगा? अरे भाई, देश का कानून है, सीसीटीवी फुटेज देना है। अब 3600 साल लगेंगे या 3600 लोग मिल के बैठ के देखेंगे या 36,000 लोग बैठ के देखेंगे, बात तो देश के लोकतंत्र को बचाने की होनी चाहिए। प्रायोरिटी देश के लोकतंत्र की रक्षा करने की होनी चाहिए। चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग यहाँ पे परेशान है दूसरे लोगों के बिहाफ पे कि 3600 साल लग जाएंगे। अभी के हमारे महान ज्ञानी ज्ञानेश कुमार को चिंता है कि माताओं बहनों की इज्जत का सवाल है। भाई वो कोई बेडरूम का सीसीटीवी फुटेज थोड़ी है। लोग इलेक्शन बूथ पे इलेक्शन में अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करते हैं, वोट देने जा रहे हैं, उसकी सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है। और अगर माताओं बहनों की इतना ही चिंता है तो फिर सीसीटीवी फुटेज तो सबसे पहले चुनाव आयोग के पास जाता है और शायद सबसे पहले ज्ञानी ज्ञानेश कुमार ही देखते होंगे। तो ये जो तमाम बकवास जस्टिफिकेशन है ना, ये किसी न किसी चीज़ को छुपाने की तरफ इशारा करती है। और मैं दर्शकों आपके विवेक पे छोड़ देना चाहता हूँ कि जो साक्ष्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उन बातों पे आप गौर कीजिए, अमल कीजिए कि एक सीसीटीवी फुटेज जो कि इलेक्शन बूथ का सीसीटीवी फुटेज है, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो रहा है, उसमें किसी माताओं बहनों की इज्जत कैसे जा सकती है? यार, क्या लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है? ये देश के नागरिक होने के नाते हम आप इस बात को सुनिश्चित नहीं करेंगे कि इस देश के मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस देश के लोकतंत्र का रक्षा कौन करेगा? क्या ऐसे ही हम लोग किसी पार्टी और आइडियोलॉजी के गुलाम होते चलेंगे कि ऐसे अंधभक्ति पे उतर जाएंगे कि सही और गलत के अंतर में भेद ही न कर पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात तो साफ है, जो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, जहाँ तक मेरी बुद्धि और विवेक जाती है कि इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। डुप्लीकेट वोटर का जो साक्ष्य, जो सबूत है, वो मैंने आपके सामने पेश किया, मैंने आपके सामने रखा। अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है और दूसरा सबसे चिंता का विषय है कि जो जेन्युइन वोटर हैं उनका नाम रिमूव किया जा रहा है। यानी कि एसआईआर की जो प्रक्रिया थी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया थी, उसमें डुप्लीकेट वोटर का हटाने की बात थी जो कि हट नहीं पाया। जो सबूत मैंने आपके सामने रखा, दोबारा मैं, आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे दोबारा रोल कर रहा है, वो तमाम ऐसे लोग हैं जो पब्लिकली सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि मैंने दिल्ली में भी वोट डाला, हरियाणा में वोट डाला, बिहार में भी वोट डाल रहा हूँ, दिल्ली में भी वोट डाल रहा हूँ और बिहार में चुनाव में भी वोट डाल रहा हूँ। लेकिन ये तमाम कैसे मीडिया, बहुत सारे मीडिया की रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके वोट काट दिए जा रहे हैं। कट गया नाम। आपका भी वोट कटा है? हाँ, हमारो कट गया, सबका हमकी कट गया। ये छोटा बरहमपुरी इलाका है जहाँ पर बहुत सारे जो ये वोटर हैं हाथों में वोटर आईडी लिए हुए खड़े हैं और इनका ये कहना है कि इनका नाम एसआईआर में नहीं आया था तो आज वोट भी इनको डालने नहीं दिया जा रहा है। कट गया मेरा नाम कटा गया। मेरा पत्नी का जो हमेशा हम लोग देते हैं, विकलांग हम लोग हैं, लेकिन कट दिया है तो अब बताइए अब हम लोग क्या करें? दलित समाज से आप लोग हैं, नाम आपका भी कट गया है? कट गया। आधा से ज्यादा लोग नाम कटा हुआ है। जब वो वोट देने पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि आपका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। क्या तो आपका क्या वोटर लिस्ट से नाम कट गया? हाँ, कट गया। अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। क्या ही लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला आपका वोट गिर गया तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिरावे नहीं किए हैं। और फार्म भरने के बाद भी जब वोट देने आए हैं, इनका तो नाम और इनका हस्बैंड का नाम दोनों मैच कर रहा है। बूथ नंबर 47 पे था, जब बूथ नंबर 47 पे जाते हैं तो पता चलता है कि उसमें चेहरा किसी और का है, सब नाम और हस्बैंड का नाम इन्हीं का है। अच्छा। और वोट पड़ा हुआ है हमारा पहले से पड़ा। कई वोटर का ये शिकायत है, कंप्लेन है कि हम जब वोट देने के लिए बूथ पे जब वो गए तो उससे पहले ही उनके EPIC नंबर से, यानी कि जो एक स्पेशल नंबर होता है वोटर आईडी कार्ड का, उससे पहले वोट डाला जा चुका था। जब उन्होंने वोट दिया नहीं तो ये वोट कैसे डला गया?
SIR की जो प्रक्रिया यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया है वो डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने की प्रक्रिया और जेन्युइन वोटर्स को जोड़ने की प्रक्रिया है। यानी कि जिनका वोट जुड़ना चाहिए, जो जेन्युइन वोटर्स हैं, उनको जोड़ने की प्रक्रिया। लेकिन बिहार चुनाव में यानी कि SIR के प्रक्रिया में डुप्लीकेट वोटर्स को हटाया नहीं गया और जेन्युइन वोटर्स को जोड़ा नहीं गया। ये प्रश्न हमारे लोकतंत्र के लिए पूछना ज़रूरी है मित्रों, नहीं तो इस देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। हम अगर प्रश्न करना भूल जाएंगे, सवाल करना भूल जाएंगे, तो भगत सिंह, महात्मा गांधी, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे तमाम क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया इस देश की आज़ादी के लिए, शायद हम फिर किसी विचारधारा और मानसिकता के गुलाम न बन जाएं। इस बात का डर है, इस देश के लोकतंत्र पे खतरा है। अगर ऐसी स्थिति सामने दिखती है, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐसा बयान सामने आता है, ज़रूरत पड़ने पर जब किसी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत होती है तो कानून को बदल दिया जाता है। खुलेआम आपके सामने हो रहा है, सारा कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो शायद लोकतंत्र को बचाने की दरकार है। इस बात पे हमें सोचने की ज़रूरत है। देश के लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते हमें सोचने की ज़रूरत है। हम देश के नागरिक हैं, लोकतंत्र को बचाना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए जिम्मेदार हम हैं और हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। नहीं तो शायद इस देश का लोकतंत्र वास्तविक में खतरे में आ जाने वाला है, या शायद आ चुका है, शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम और आप जैसे नागरिक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।